दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फूड सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @पढ़ो तो ऐसे से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो कि बच्चों को पढ़ना है कोर 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फूड, दैट इज राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम तब कहेंगे कि एक नेशन के पास फूड सिक्योरिटी है जब वहाँ पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, साथ ही साथ लोगों के पास इतना क्षमता हो कि वह उस फूड को खरीद सकें, और दोस्तों उनके पास एक्सेस टू फूड हो, अर्थात कोई भी ऐसे प्रतिबंध ना हो उस देश में, उस समाज में, जो कि उन्हें एक्सेस टू फूड से रोक रहे हो। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, उसने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि जो राइट टू फूड सिक्योरिटी है वह एक ह्यूमन राइट है। और इस दृष्टिकोण से जितने भी नेशंस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जिसने उस चार्टर पे साइन किया है, उन पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वह अपने जनता के राइट टू फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, सिक्योर करें, उसको रिस्पेक्ट करें और उसको प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों, इसीलिए हम आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये इसका बैकग्राउंड था। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें हम तीन चीज इंक्लूड करते हैं: फूड अवेलेबल हो, फूड अफोर्डेबल हो, और साथ ही साथ फूड एक्सेसिबल हो। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास फूड सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, ये पिछला वाला ही स्लाइड रिपीट हो रहा है कि फूड सिक्योरिटी क्या है। तो फूड सिक्योरिटी के तीन डायमेंशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आपके पास फूड अवेलेबल हो, अर्थात आपके देश में पर्याप्त मात्रा में फूड का प्रोडक्शन हो रहा हो, भोजन का उत्पादन हो रहा हो, और साथ ही साथ जो आपकी सरकार है, ये चीज पर गौर कीजिएगा, साथ ही साथ जो आपकी सरकार है वह अपने भंडारों में जो भोजन है उसका स्टॉक अपने पास रखें, ताकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर अगले साल आपके यहाँ सुखाड़ हो गया, अगर ड्रॉट की समस्या आ गई, तो आपके पास फूड अवेलेबल होगा और आपके पास फूड की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, फूड अवेलेबिलिटी का मतलब है फूड का प्रोडक्शन और साथ में साथ फूड को स्टोर करके रखना सरकार के द्वारा बनाए गए भंडारों में। और हमारे घर जो वो भंडार है हमारे देश में, उसका नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है दोस्तों एक्सेसिबिलिटी, अर्थात जो फूड हो वह हर एक व्यक्ति के पहुंच में हो। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी, implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one dietary needs। तो दोस्तों, अगर एक देश में ये तीनों चीजें हों, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया, तो हम कहेंगे कि उस देश में फूड सिक्योरिटी है। दैट इज इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल persons have the capacity to buy acceptable quality of food, as well as there is no barrier on the access of food. So this is the whole meaning of the food security। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। यहाँ भी फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कॉन्सेप्ट के साथ। यही सब चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं कुछ इंटरनेशनल कमिटीज के द्वारा दिए गए हैं और कुछ यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज के द्वारा दिए गए हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से पिलर्स बताता है फूड सिक्योरिटी का, लगभग सब सेम है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको खुद से पढ़ लेंगे और अपने एग्जामिनेशंस में इसको इंक्लूड करेंगे। फूड सिक्योरिटी एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस कमिटी on world food security means that all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meet their food preferences and dietary needs for an active and healthy life। और फूड सिक्योरिटी के फिर यही तीन डायमेंशंस दिए हुए हैं, तीन तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। फूड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास फूड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और आप जो फूड को यूटिलाइज करें, आप जो कंज्यूम करें, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, इसको आप एक बार खुद से देख लेंगे।
यहाँ भी फूड सिक्योरिटी के 4 बेसिक पिलर्स के बारे में बताया गया है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप इनके दिए गए एलिमेंट्स को, कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद से पढ़ लें, वही सब चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो हम अब आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। अब हम दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें फूड सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हमने पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन में एक डायमेंशन होता है फूड अवेलेबल होना चाहिए। फूड अवेलेबल होने में हम दो चीज़ों को समझते हैं कि फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए उस कंट्री में, और साथ ही साथ जो वहाँ की सरकार है वह भोजन को स्टोर करके रखे, जमा करके रखे अपने भंडारों में। और हमारी सरकार भी यही करती है। एफसीआई जो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड को स्टोर करके जमा करके रखता है। तो आखिर क्वेश्चन ये है कि हमें ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों हो सकता है कि हमारे देश में कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, जैसे कि ड्रॉट। अब जब ड्रॉट आ जाएगा तो जो फूड प्रोडक्शन है वह कम हो जाएगा, जो भोजन का उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी। और जब उत्पादन में कमी आएगी तो आम सी बात है कि जो भोजन है वह समाप्त होने लगेगा, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। जो भी एरिया, जो भी क्षेत्र वो ड्रॉट से प्रभावित होंगे वहां, और इससे जो दाम है भोजन के, फूड के, वह बढ़ जाएंगे। और जब दाम बढ़ेंगे दोस्तों, तो जो गरीब लोग हैं वह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वह असमर्थ हो जाएंगे भोजन को खरीदने में। और अगर ये क्लैमिटी, अगर ड्रोट, अगर सुखाड़ की समस्या अगर बहुत दिनों तक रही तो भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। और अगर ये और भी दिनों तक चला तो फिर फेमाइन की स्थिति आ जाएगी। और दोस्तों फेमाइन में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, क्योंकि फेमाइन का डेफिनेशन ही ये होता है कि भूखमरी और महामारी के कारण जहां बहुत लोगों की मौत हो जाए उसे हम फेमाइन कहते हैं। तो फेमाइन में आखिर महामारी कैसे फैलती है। तो दोस्तों ड्रॉट से स्टारवेशन होगा और स्टारवेशन से फेमाइन। तो ड्रॉट जब होगा तो पानी की भी कमी हमारे क्षेत्र में हो जाएगी, और हम विवश हो जाएंगे गंदे पानी को कंज्यूम करने के लिए, कॉन्टामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने के लिए। और गंदे पानी से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि हैजा, दैट वी कॉल कोलेरा इन इंग्लिश, जैसे कि टाइफाइड, और भी जितनी गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं वह पूरे क्षेत्र में फैल जाएंगी। और दोस्तों ये ड्रॉट के कारण दोनों चीज होगा, हमारे पास साफ पानी भी नहीं होगी और ना ही हमारे पास भोजन होगा, और हम गंदे पानी का सेवन करके और भूखमरी के कारण मर जाएंगे। और यही हुआ था बंगाल में दोस्तों। लगभग 30 लाख लोग मर गए थे जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था 1942 के आसपास में। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किस प्रकार से फेमाइन वेस्ट बंगाल में फैला था, उस समय का बंगाल में, अभी का बांग्लादेश भी है। तो दोस्तों इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो यही कारण है कि हमें क्यों फूड सिक्योरिटी करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें भंडारों में फूड को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारतीय समाज में कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, जिनके पास भोजन की उपलब्धता नहीं है। दोस्तों अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और हम गौर करें, हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं यही ऐसे समाज के तबके हैं जिनको अभी कोरोना के समय में भी बहुत मुश्किल से दो वक्त का भोजन मिल पा रहा है। और दोस्तों ये सिर्फ कोरोना की कहानी नहीं है, इनकी हमेशा से यही कहानी रही है, जिसको सरकार को ठीक करना चाहिए। इनके स्तर में सुधार करने की आवश्यकता है और सरकार कोशिश कर रही है, और उम्मीद है कि फ्यूचर में इनकी स्थिति ठीक हो जाए। तो ऐसे कौन से लोग हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है गांव में। दूसरा, जो परंपरागत तौर पर कारीगर रहे हैं और जो ट्रेडिशनल सर्विसेज को हमें प्रोवाइड कराते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो बेगर्स हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर है हमारे भारत में। अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें तो फूड इनसिक्योर फैमिलीज कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों वे लोग जिनको कम वेतन दिया जाता है अपने कामों में, जो कि बहुत ही कम पैसे पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ कैजुअल मार्केट लेबर्स जो होते हैं दोस्तों, जो मजदूर होते हैं, जो
गाँव से आकर शहरों में बस जाते हैं काम की तलाश में। और साथ ही साथ ऐसे वर्कर जो कि सीजनल एक्टिविटीज में इंगेज्ड होते हैं। सीजनल एक्टिविटीज में इंगेज्ड होने से सिर्फ वह कुछ ही सीजन्स में काम कर पाते हैं और कुछ ही सीजन में पैसे कमा पाते हैं दोस्तों। और ये बाकी समय फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये फूड इनसिक्योर है और इनको बहुत ही कम वेजेस भी पे किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ जो एससीज है, एसटीज हैं, ओबीसीज कम्युनिटी है, जिसमें जो पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिव स्थानों से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये भी हमारे यहाँ फूड इनसिक्योर हैं। और ऐसे लोग जो कि नेचुरल डिजास्टर से ग्रसित हो जाते हैं और जिनको माइग्रेट करना पड़ता है अपने घरों से, अपने स्थानों से काम की तलाश में, ये लोग भी फूड इनसिक्योर है हमारे देश में। जैसे में मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गया, तो बिहार में बाढ़ आ गया तो वहाँ के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर शिफ्ट करना पड़ता है जब तक बाढ़ का सिचुएशन सही नहीं हो जाता। घर बार सब बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इनको हम लोग डोनेशन करके, फंड्स करके हम इनको भोजन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 constitute an important segment of the food insecure population। और दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके पास भी फूड सिक्योरिटी नहीं हो सक मतलब नहीं होती। और जो बच्चे हैं, स्पेशली जो पुअर बच्चे हैं, जो 5 साल के एज के कम हैं, उनके पास भी फूड सिक्योरिटी नहीं होती और ये भी फूड इनसिक्योर ग्रुप में शामिल किए जा सकते हैं दोस्तों। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे गरीबी के कारण हो रहा है, जो कि हमारे देश में है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनको सही से भोजन नहीं प्राप्त हो पाता। इसी कारण जो बच्चे का जन्म होता है वह भी कुपोषित जन्म लेता है और वह भी फूड इनसिक्योर होता है। तो दोस्तों यहाँ हमने जाना कि द ग्रुप्स विच आर फूड इनसिक्योर इन इंडिया, इनके बारे में। अब चलिए आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। फूड इनसिक्योरिटी का सबसे भयानक चेहरा हमारे देश में हंगर है, अर्थात भूख। आज भी करोड़ों लोग हमारे देश में भूखे ही रात में सो जाते हैं, उनके पास भोजन उपलब्ध नहीं होता। और ये हंगर की समस्या मेनली गरीबी के कारण है। लेकिन दोस्तों ये गरीबी को और भी ज्यादा प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप गरीबी के कारण भूखे हैं। अब आप भूखे हैं, आप कार्य नहीं कर सकते, आप पैसे अर्न नहीं कर सकते, कहीं भी आपके शरीर में उतनी क्षमता ही नहीं है। इससे क्या होगा, आप और गरीब बनेंगे। आप और गरीब बनेंगे तो इससे दोस्तों आप कोई कार्य नहीं करेंगे और आप जीडीपी को बढ़ाने में एक छोटा सा योगदान भी नहीं दे सकते, जो कि नेशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। यही कारण है कि सरकार हमेशा से हंगर को दूर करने का प्रयास करती है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को महीने में 500 देकर अगर उसके हंगर को दूर कर देते हैं, तो आप विश्वास कीजिए ये व्यक्ति आगे से काम करेगा, क्योंकि इसके पास क्षमता आएगी काम करने की। और ये राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में आपको हो सकता है कि महीने का 1000 का योगदान दे। लेकिन अगर आप ये 500 नहीं देते तो आप देख सकते हैं आपको ये 1000 नहीं मिलने वाला। अर्थात दोस्तों आपको पूरे 1000 का घाटा हो रहा है। लेकिन अगर आप 500 दे देते हैं तो आप 500 खर्च करके आपको 500 मुनाफा हो रहा है। यही कारण है कि सरकार गरीबों की मदद करती है, उनको राशन शॉप से सस्ते दामों पर जो है अनाज प्रोवाइड कराती है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम यही चाहेंगे कि हमारे देश से जितना जल्दी हंगर हो सके समाप्त हो जाए। दोस्तों अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हम इसमें पाएंगे कि जो फूड सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वह हमारे देश के लिए, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय से ही हमारे गले की हड्डी बन चुका था। हम देखेंगे कि बंगाल फेमाइन 1943 में हमारे देश में आया था, अर्थात बंगाल में एक बहुत महाअकाल आया था 1943 में, जिसमें लगभग 30 लाख के आसपास लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। इस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने नाटकीय रूप से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाया था। लेकिन सरकार ने अगर सीरियसली देखें तो नागरिकों को ग्रेन्स प्रोवाइड कराने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्हें अनाज पूर्ण रूप से नहीं दिया गया।
क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ उत्पादन होता था सब तो भेज दिया जाता था। जो वर्ल्ड वार टू में सैनिक लड़ रहे थे, इस समय आप देख सकते हैं वर्ल्ड वार टू का समय काल है, लड़ रहे थे उनके खाने के लिए, और हमारी जो आम जनता थी बेचारी भूखे मर रही थी। इससे हमारे देश को सबक लेना चाहिए था, लेकिन हमारे देश ने सबक नहीं लिया। और स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, तब जो पहला 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया, उसमें पता नहीं सरकार को क्या चुल मची थी कि सरकार ने एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया, उस पर कम फोकस किया। दोस्तों, उसने ज़्यादा फोकस किया कारखानों को लगाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक हम एग्रीकल्चरली सेल्फ सफिशिएंट ना हो तब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या था उस समय। इसके बाद दोस्तों समस्या और ज़्यादा बढ़ गई, दो सुखाड़ हो गए साथ ही साथ। आप देखेंगे 1960s में, मतलब ट्विन ड्रॉट्स आ गए, एक 1965 में आया, एक 1966 में आया। हम लोग तुरंत अभी चाइना के साथ युद्ध लड़े थे 1961 में। साथ ही साथ दोस्तों हम 1965 जब ड्रॉट आया, उस समय पाकिस्तान से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, और उसी समय हम लोग पूर्ण रूप से डिपेंडेंट भी थे ऑन यूएसए की वही अब हमें गेहूं चावल पहुंचाए, वही हमें अनाज दे। लेकिन 1965 में जब ड्रॉट आया था, उस समय जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और हमें अनाज देना ही बंद कर दिया। और दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, की जो बॉर्डर पर जवान लड़ रहे हैं उनकी जय हो, आप डटे रहें, आप लड़ाई करते रहें, और जय किसान, की जो किसान है हमारे देश में वह भाई सही से उत्पादन करें ग्रेन्स का, ताकि हम इस समस्या से पार लगा पाए। और उस समय ऐसी देशभक्ति की भावना उभरी हमारे फार्मर्स में कि दोस्तों जितने भी साउथ के जो फार्मर्स थे और नॉर्थ के फार्मर्स थे, जो गांजे की खेती कर रहे थे और जो कि और भी खैनी ये सब की खेती कर रहे थे, उन्होंने सब फसल को जला दिए और उन्होंने चावल और गेहूं को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया दोस्तों। और उस समय तो स्थिति ऐसा था कि पूरा का पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ था, और हर एक सोमवार के शाम के दिन देश के बहुत सारे लोग भोजन नहीं करते थे, भोजन को बचाते थे, जिनको सैनिकों के लिए भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए। अगर आप इस वाकया को अगर सुने तो दोस्तों आपकी आंख नम हो सकते हैं। अब सरकार समझ गई। फिर तो लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हो जाता है, वह ताशकंद जब जाते हैं यूएसएसआर में साइन करने, जो समझौता पत्र होता है उस पर। फिर सरकार होती है इंदिरा गांधी की, सरकार समझ जाती है कि हमें भाई सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा एग्रीकल्चरल फील्ड में। और इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1970s में, जो कि काफी सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे। सबसे पहला जो इसका क्रिटिसिज्म था वह ये था कि इसने ज़्यादा फोकस राइस और वीट पे किया था। और दोस्तों जो उपजाऊ क्षेत्र है हमारे भारत में बस उनका ही लाभ हुआ था इससे, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पंजाब ये सब वाला, और जो सदर्न पार्ट है हमारे भारत का वहीं फायदा हुआ था। फिर दोस्तों यहाँ फिर सफेद क्रांति श्वेत क्रांति हुई हमारे यहाँ, व्हाइट रेवोल्यूशन, जिससे जो दूध का उत्पादन है वह बढ़ा हमारे यहाँ, और ये भी काफी सक्सेसफुल रहा था हमारे देश में। और धीरे धीरे हमने सेल्फ सफिशिएंसी एग्रीकल्चर में प्राप्त कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे भारत में आया और काफी सफल रहा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हमारा जो देश है वह फूड सिक्योरिटी अचीव नहीं कर पाया। उत्पादन तो बहुत हुआ देश में, लेकिन जो उत्पादन हुए जो अनाज थे उनको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ कितना भेजना है, इसकी जो प्लानिंग थी सरकार सही से नहीं कर पाई। एक स्थान पर बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाया करता था, अब उन फार्मर्स के पास जो वहाँ के ग्रेन्स थे उनको स्टोर करने के लिए कोई साधन नहीं था, और जो अनाज हुआ करते थे वह खराब हो जाते थे। साथ ही साथ दोस्तों उस समय हमारा देश गरीब हुआ करता था, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चीज़ों को खरीद सके। तो ये दो सबसे बड़ी समस्याएं थी जो कि हमारे भारत में उस समय विद्यमान थी, जिससे हमारा भारत फूड सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों इन दोनों समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डिजाइन किया, और इस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला था बफर स्टॉक और दूसरा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
तो हम दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम बफर स्टॉक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बफर स्टॉक की जो जिम्मेदारी है यह सरकार ने एफसीआई को दे दी है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे भारत में। ये क्या करती है कि जहाँ पे ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वहाँ से ग्रेन्स को खरीद लेती है फार्मर्स से एक एमएसपी पर, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब फार्मर्स बीज बो रहे होते हैं उसी समय जो रेट्स है ग्रेन्स का वो पहले बता दिया होता है, जिससे फार्मर्स को इंसेंटिव मिलता है। और जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कहीं हो जाता है तो वहाँ से चीज़ों को स्टोर कर लिया जाता है, ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है। और एफसीआई इन ग्रेन्स को वहाँ सप्लाई करती है जिस स्थान पर आपको ग्रेन्स का उत्पादन उस साल नहीं हुआ। और मेनली जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जो एफसीआई है वह कम दामों में, अर्थात मार्केट प्राइस से कम दामों में उनका सप्लाई करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। तो दोस्तों, ये है बफर स्टॉक। व्हाट इज बफर स्टॉक? तो बफर स्टॉक इज द स्टोर्ड ग्रेन, और ये स्टोरेज कौन करता है भाई? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, उसके अंतर्गत काम करता है, जो कि डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ट्विन ड्रॉट्स हमारे यहाँ आए थे 1965-1966 में। उससे पहले ही हालात खराब हो चुके थे। जो हमारे यहाँ वीट है, गेहूं है, उसका शॉर्टेज हो गया था, उसी टाइम इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, एफसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1965 में सेटअप किया था अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट इन 1964। ओके, 1964 में ये एक्ट पास हुआ और ये एग्जिस्टेंस में कब बॉडी आई? 1965 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मेजर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स स्पेशली वीट, मैंने आपको ये बताया। और साइमल्टेनियसली आप देखेंगे उसी के साथ तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, को भी क्रिएट किया गया 1965 में। सीएसीपी जो कमीशन है ये क्या करता है कि ये आपको बताता है कि कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए फार्मर के लिए। मान लीजिए 2020 में जो फार्मर्स हैं कोई भी क्रॉप को बो रहे हैं तो उसको अगर शो कर रहे हैं तो एफसीआई बताएगा कि अगर आप वीट खरीदेंगे तो वीट का कितना आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को देंगे। तो ये एफसीआई को कौन बताता है? तो ये एफसीआई को बताता है यही कमीशन, सीएसीपी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आई आप एफसीआई के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को क्रिएट किया था जिसके द्वारा वह फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सके। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट थे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला बफर स्टॉक था और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखने वाले हैं। तो जो एफसीआई ने जो फार्मर्स से जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स खरीदे उसको एफसीआई गरीबों के बीच में बांटने के लिए राशन शॉप्स में भेज देता है। और राशन कार्ड जिनके पास होते हैं उनको ये ग्रेन्स दे दिए जाते हैं। आमतौर पर तीन प्रकार के राशन कार्ड होते हैं दोस्तों। पहला होता है एवं पॉवर्टी लाइन कार्ड, एपीएल कार्ड। दूसरा होता है बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो होते हैं लोग। और तीसरा होता है अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय जो कार्ड होता है वह पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए होता है, मतलब बीपीएल के अंतर्गत जो सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए होता है अंत्योदय कार्ड। तो ये जो राशन शॉप्स होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, और कहीं कहीं कुछ स्थानों पर हम लोग डीलर के पास जाकर लेते हैं सामान, तो डीलर के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। तो इन फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा गरीब जनता को सस्ते दामों में जो सरकार है फूड ग्रेन्स देती है, शुगर देती है, साथ ही साथ मिट्टी तेल देती है जिससे वह खाना बना सके। तो दोस्तों, ये जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था और राशनिंग का जो प्रोसेस था, मैंने आपको पहले बताया था कि 1940s में जब बंगाल फेमिन जब आया था तब क्रिएट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि अंग्रेजों के मन में इच्छा शक्ति नहीं थी। उसके बाद इसको दोबारा से हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए 1992 में रिवैम्प किया गया, मतलब दोबारा से लाया गया एक नए ढंग से। और दोस्तों, इसको जून 1997 से टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तौर पर इसको हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया।
और इसके जो प्रिंसिपल टारगेट ग्रुप थे वह थे पुअर इन ऑल द एरियाज। ठीक है, तो दोस्तों दो स्कीम्स था, सबसे पहला था अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा था अन्नपूर्णा स्कीम। तो इसके तहत जितने भी जो पुअर लोग होते थे कवर होते थे। इस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यही आपका एक फीचर था कि इन लोगों को ये सस्ते दामों पर राशन शॉप्स के जरिए जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं, शुगर होता है और मिट्टी तेल होता है कुकिंग के लिए, उसको मुहैया कराता था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज भी ये राशन शॉप्स चल रहे हैं। और अभी जब कोरोना का समय है तो सरकार ने ये भी बोला कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी इन लोगों को फूड ग्रेन्स देंगे। आप इस न्यूज़ को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना क्या है और अन्नपूर्णा स्कीम क्या है जो कि सरकार के द्वारा लाया गया था। दोस्तों ये जो अंत्योदय अन्न योजना था ये अंत्योदय लोगों के लिए था, अर्थात जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर थे उनको भूख से राहत दिलाने के लिए था। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक पार्ट था। इसके द्वारा जितने भी घर परिवार जो कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते थे उनको 35 किलो फूड ग्रेन देना था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से। और वो भी बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में दोस्तों। यहाँ जो कोर्स ग्रेन थे उनको 1 रुपए दिया जाता था। जैसे कोर्स कोर्स ग्रेन बोलने का मतलब हो गया जो मोटा आपका अनाज होता है, जैसे में जो मेज होता है, जैसे में बाजरा होता है, ज्वार होता है। और वीट की जो थी कीमत वह थी 2 रुपए प्रति किलो। और जो चावल था वह था 3 रुपए प्रति किलो। अब क्राइटेरिया क्या था कि कौन कौन से लोग अंत्योदय अन्न योजना में आएंगे। तो गाइडलाइन दिए गए थे, जैसे में लैंडलेस जो एग्रीकल्चरल लेबरल्स हैं, साथ में मार्जिनल फार्मर्स हैं, रूरल आर्टिसियंस हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, हाउस होल्ड हेडेड बाय विडो और टर्मिनली इल पीपल, डिसेबल्ड पर्सन्स एज्ड 60 years और मोर विथ नो एस्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस और सोसाइटल सपोर्ट। और इसके तहत दोस्तों जो आपका 38% आबादी था बीपीएल का, अर्थात बीपीएल में मान लो 100 लोग हैं तो उसमें से 38 लोग अंत्योदय अन्न योजना में कवर हुए थे। लगभग 2.5 करोड़ जो परिवार थे हमारे देश के वह इस योजना के लाभुक थे और अभी भी हैं दोस्तों। और अभी भी ये चल रहा है हमारे देश में। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा योजना है फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे देश में। दूसरा है दोस्तों अन्नपूर्णा स्कीम। तो जो अन्नपूर्णा योजना था ये मोस्टली सीनियर सिटीजन्स के लिए था, जो वृद्ध नागरिक थे हमारे देश के, जिनका कोई भी सपोर्ट नहीं है, उनके घर परिवार नहीं है, उनके लिए था दोस्तों। और ऐसे वृद्ध लोग जो कि वृद्धा पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा चलाया गया था उसमें कवर नहीं होते, उनके लिए ये अन्नपूर्णा योजना था। और इसके एप्लीकेंट मेल हो या फीमेल हो उसका उम्र 65 या उससे ज़्यादा होना था अगर आपको इस योजना का लाभुक बनना है तो। और जो इसके लाभुक हुआ करते थे उनको दोस्तों महीने का 10 किलो अनाज दिया जाता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते थे। और ये एक फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बेहतर स्टेप था और इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 2000 से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सरकार के द्वारा जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर द फूड सिक्योरिटी। तो पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये दोस्तों 2007 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया। और ये मिशन के अंतर्गत हमारा लक्ष्य था कि हमारे जितने भी फील्ड्स हैं, हमारे जितने भी खेतिहर भूमि है, हम उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और इससे हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, जिससे हमारा जो इकोनॉमी है वह और भी मजबूत बने। इसका लक्ष्य था कि हम किसी भी प्रकार से चावल, गेहूं, दाल और जो कोर्स जो सीरियल्स हैं जैसे में ज्वार, बाजरा, गेहूं और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं इनके प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करें, इसके उत्पादन को बढ़ाएं। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी एडिबल ऑयल हैं जैसे में मस्टर्ड ऑयल हो गया, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाकी देशों से। तो इस मिशन का ये भी एम था कि जितने भी हम वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं वह हम अपने घर में ही इसका उत्पादन इतना मात्रा में कर लें कि हमें किसी बाहरी देश में पर हमें निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये मेनली आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के, जो कि 2007 में
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था। और एकदम इसी प्रकार का एक और मिशन हाल फिलहाल में लाया गया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है हम उसको इन्हांस करें, हम उसको इंक्रीज करें। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब हमारे फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो दोस्तों हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी जो है वह इंश्योर होगा। दोस्तों सरकार के द्वारा और भी कुछ अहम कदम लिए गए टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सबसे पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत जितने भी क्रॉप्स हैं फार्मर्स के, सबका बीमा किया गया कि अगर गलती से उनका फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार उनको कॉम्पनसेशन दे दे। इस तरह से उनको इंसेंटिव दिया गया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वह इंश्योर हो सके। दूसरा दोस्तों ये है कि हमारे यहाँ जो सिंचाई वाली भूमि थी वह थी 90 मिलियन हेक्टेयर्स। सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक मैसिव इरिगेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वह जो 90 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र था, जो इरिगेटेड लैंड था, उसको बढ़ाने का कोशिश किया टू 103 मिलियन हेक्टेयर बाय 2017, जिसके द्वारा जो प्रोडक्शन है वह बढ़े और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। जो हमारे यहाँ कुपोषण की समस्या है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने पिछले 2 दशकों में मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया है स्कूल्स में, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि दोस्तों सभी स्कूल चिल्ड्रंस जो कि क्लास 1 से 8 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको कवर करती है और वहाँ उनको भोजन दिया जाता है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके द्वारा राशन दिया जाता है प्रेग्नेंट और लैक्टिंग मदर्स को, जिनके बच्चे अभी फीड कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं भी ऐसी एक ग्रुप है जिनमें हम फूड इनसिक्योरिटी देख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा। और इस चीज़ को हमने अभी डिस्कस किया है दोस्तों थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो बिलो पॉवर्टी लाइंस जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज्ड मतलब कम रेट पर ग्रेन्स दिए गए सरकार के द्वारा। तो ये कुछ और ऐसी योजनाएं थी, कुछ ऐसे स्कीम्स थे, इनिशिएटिव्स थे जो कि सरकार के द्वारा लिए गए टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। अब चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट लाया गया मेरे ख्याल से वह था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव यही था, पार्लियामेंट ने जब इसको आपको नोटिफाई किया सरकार ने, और जब पार्लियामेंट ने पास किया 2013 में, तो इसका एक ही लक्ष्य था कि हमारे जो लोग हैं वह न्यूट्रिशनल फूड उनको प्राप्त हो, वह क्वालिटी फूड को अफोर्ड कर सके और साथ ही साथ अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जिए। ये इसका जो अगर की फीचर का बात करें तो ये बहुत ही इंक्लूसिव एक्ट है दोस्तों। इसमें लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है हमारे पूरे भारत का वह इंक्लूड हो जाता है अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और 2/3 लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड ग्रेन्स मिलते हैं, चावल गेहूं और जो कोर्स जो सीरियल्स होते हैं, ज्वार बाजरा मेज दिए जाते हैं, शुगर दिया जाता है, मिट्टी का तेल दिया जाता है फॉर कुकिंग। दोस्तों जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका 75% इस एक्ट के तहत आ जाता है, और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनका 50% पॉपुलेशन इस एक्ट के तहत कवर हो जाता है। इस एक्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है कि एक पर्सन को हर एक महीने 5 kg फूड ग्रेन दिए जाएंगे एट सब्सिडाइज्ड रेट, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी स्लाइड में बताया था अंडर द अंत्योदय अन्न योजना। तो आपको 3 रुपये चावल मिलेगा, 2 रुपये गेहूं मिलेगा, और जो कोर्स ग्रेन्स हैं जैसे ज्वार बाजरा मेज वह 1 रुपये पर केजी आपको दिया जाएगा। और जो अंत्योदय अन्न योजना था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जो मैंने पढ़ाया वो सेम है इसमें। साथ ही साथ दोस्तों न्यूट्रिशनल सपोर्ट वीमेन और चिल्ड्रन को देने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए, और जो महिलाएं अपने बच्चों को अभी फीड करती हैं, दूध पिलाती हैं, उनके लिए, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और बच्चे को जन्म दे देंगी उसके 6 महीने बाद तक, उनको भोजन का प्रबंध कराया जाएगा। और इसके लिए इनको मैटरनिटी बेनिफिट भी दिए जाएंगे, 6,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ मिड डे मील तो है ही हमारा, जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल मील दिया जाएगा। और अगर गलती से किसी भी कारणवश अगर फूड का सप्लाई नहीं हो पाया,
अगर लाभुकों तक, तो दोस्तों जो सरकार है वह भत्ता भी देगी, फूड सिक्योरिटी भत्ता, जिसके तहत वह जो है ग्रेन्स को खरीद सकें। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है, ये फीचर्स आप ध्यान में रखेंगे। इसके और भी प्रोविजंस है कि अगर आप इसके तहत लाभुक हैं और आपको लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो आप राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, और इसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें सेपरेट प्रोविजंस है, जिसके द्वारा एक्ट के लिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हम लोग इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों, अभी अब हम लोग देखेंगे कि हमारा करंट स्टेटस फूड सिक्योरिटी में क्या है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में अभी भी अंडर नरिश्ड रहती है, मतलब एक तरह से कुपोषित रहती है। इसका है आपका नंबर 195 मिलियन। आप सोच सकते हैं कितनी अभी भी खराब स्थिति है। जो 10 में से 4 बच्चे हैं, मतलब लगभग 47 मिलियन बच्चे, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो नहीं कर पाते, और इनमें क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन और स्टंटिंग देखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड बैंक एक फिगर पर देखें कि हमारा देश का जो भूमि है वह कितना उपजाऊ है, तो हम देखें कि हम एक हेक्टेयर में 2992 किलो ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। वहीं अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो वे एक हेक्टेयर में कितने क्रॉप्स को उत्पादन कर पाते हैं, ये है 7318.4 kg, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे से। इसलिए अभी भी हमको इस पर ध्यान देना होगा, और हमें भी ऐसा कोशिश करना होगा, हमें ऐसा आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, जिसके तहत हम भी जो है अपना पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। India ranked 76th in 113 countries assessed by the Global Food Security Index in 2018, based on the four parameters affordability, availability, क्वालिटी एंड सेफ्टी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 113 में से हम लोगों का रैंक 76वां है, जो कि बहुत ही खराब रैंक है। साथ ही साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें 2000 जो 18 में दिया गया था, इसमें दोस्तों 103rd पोजीशन पर हम लोग थे 119 कंट्रीज में से। तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है अपने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। आखिर ऐसा स्थिति अभी भी क्यों है हमारा, जबकि दोस्तों इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम सरकार के द्वारा डेवलप किया गया और सरकार ने काम किया इस क्षेत्र में, इसको हम मना नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न है, सबसे पहला पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें धांधली होने लगी। जो डीलर्स हैं दोस्तों, वो माल प्रैक्टिसेस करने लगे, जो ग्रेन्स जो आता है उसको बेच देते हैं मार्केट में, ताकि उनको ज़्यादा मार्जिन्स मिल सके। पुअर क्वालिटी ग्रेन्स मिलते हैं राशन शॉप्स पर, और साथ ही साथ इरेगुलर उनको ओपन किया जाता है, रेगुलर ओपन नहीं होता। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रीज़न है। आजकल जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, वह खराब हो जा रहे हैं। बिन मौसम बरसात आजकल देखने को मिलती है, जब बाढ़ नहीं होना होता तब बाढ़ आ जाता है, और जब बारिश होना होता है तब गर्मी हो जाता है। हमारे देश में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। साथ ही साथ अभी भी ऐसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की रोड्स नहीं बने हैं, और जहाँ अभी भी फूड ग्रेन्स को हम पहुँचा नहीं पा रहे, और वहाँ के लोगों को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है फूड ग्रेन्स तक। साथ ही साथ जो चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वह ये है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और गरीबी भी एक कारण है जिसके कारण से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, फूड्स खरीद नहीं पाते। तो ये कुछ कारण है जिस पर हमको काम करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। अब हम देखेंगे दोस्तों वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में देखें तो सबसे पहला हम कर सकते हैं रूरल कनेक्टिविटी। हम हर एक गांव में रोड बना सकते हैं, शहरों से जोड़ सकते हैं, ताकि जो फूड ग्रेन्स हैं वह रिमोट एरियाज तक भी पहुंचे। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में टाइम पे बारिश हो, जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़े। चौथा, हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा, और हमको इसके लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स लेना पड़ेगा। साथ ही साथ हम नई टेक्निक्स को हम डेवलप कर सकते हैं फॉर फार्मिंग, जो कि टर्की ये सब देशों में अभी मतलब है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे में ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये सब जो टेक्निक्स हैं, ये आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, और हम इससे जो है वो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और साथ ही दोस्तों देखिए, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है,
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। और अगर वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक करो, शेयर करो। और बस पढ़ते रहो, पढ़ो तो वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।